झांसी की उस घनी रात में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव में शांति थी। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। मगर इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी साजिश बुनी जा रही थी जिसने पूरे इलाके की रूह कंपा दी। 13 अगस्त 2025 की सुबह किशोरपुर गांव के एक किसान ने जैसे ही कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, एक अजीब सी बदबू ने उसकी नाक में दस्तक दी। जिज्ञासा में जब उसने कुएं के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 बोरियां पानी की सतह पर तैर रही थी। गांव वालों ने जब हिम्मत जुटाकर उन बोरियों को बाहर निकाला और खोला तो नजारा इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप उठी। अंदर एक महिला का शरीर था, लेकिन वो अधूरा था। सिर और पैर गायब थे, जैसे किसी ने पहचान छुपाने के लिए बड़ी चालाकी से उन्हें अलग कर दिया हो। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, जुनून है और खौफनाक मौत का वो सच जिसे जानकर आप भी सिहर उठेंगे। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, जहां टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव बसा है जिसे लोग किशोरपुर के नाम से जानते हैं। ये गांव साधारण दिनों में हमेशा चहल पहल से भरा रहता है। कहीं बच्चे गलियों में खेलते तो कहीं औरतें चौपाल पर बैठकर बातें करती और किसान, वे तो सूरज उगने के साथ ही खेतों में जुट जाते, जैसे यही उनकी जिंदगी का असली धर्म हो। 13 अगस्त 2025 की सुबह भी बिल्कुल वैसी ही थी। आसमान में हल्की सी धूप खिली थी, खेतों में हल बैल की आवाजें गूंज रही थी और गांव का हर कोना सामान्य दिनचर्या से चल रहा था। लेकिन किसे पता था कि इस दिन की दोपहर पूरे गांव की रूह तक को हिला देगी। एक किसान हमेशा की तरह अपने खेत पर पहुंचा और पसीने से तर बतर मेहनत करने के बाद पानी निकालने के लिए पास के कुएं की ओर बढ़ा। मगर जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू घुस गई। ये दुर्गंध साधारण नहीं थी, इतनी तेज कि उसकी आंखें भी भर आई। डर और हैरानी से भरा वो किसान झिझकते हुए कुएं में झांकने लगा और फिर उसने जो देखा, उसकी रगों में खून जम सा गया। कुएं के ठहरे पानी में 2 बड़ी बोरियां तैर रही थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, मगर दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वो दौड़कर गांव के कुछ और लोगों को बुला लाया। सब मिलकर बोरियां बाहर खींची गई। जैसे ही बोरियों को खोला गया, वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी रह गई। चेहरों का रंग उड़ गया और पूरे माहौल में चीख पुकार गूंज उठी। किसी ने बिना देर किए 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। लेकिन जब उन्होंने जमीन पर रखी उन बोरियों के अंदर झांक कर देखा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन बोरियों के अंदर एक महिला की बॉडी थी, वो भी टुकड़ों में कटी हुई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पहचान के लिए सबसे अहम हिस्सा, उसका सर और पैर, दोनों ही गायब थे। गांव के लोग सन्न रह गए और पुलिस के चेहरे पर भी गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। सबसे पहले शक यही हुआ कि शायद सर और पैर भी कुएं में ही होंगे। इसलिए पुलिस ने कुएं का कोना कोना खंगाल डाला। रस्सियों से लोग नीचे उतरे, हर जगह टटोला गया, लेकिन परिणाम सिफर। उल्टा एक बोरी में महिला का एक और हाथ मिला जो पहले नजर नहीं आया था। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने कुएं के आसपास का पूरा इलाका खंगाला, खेत, झाड़ियां, पगडंडियां, लेकिन सिर और पैर का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे मानो उन्हें जानबूझकर कहीं और छुपा दिया गया हो। और यही बात पुलिस की शंका को और गहरा कर गई। महिला की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक सोच समझ कर रचा गया कांड था। जिसने भी ये किया, उसने बड़ी चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। खासकर सिर को गायब करना तो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कातिल नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर महिला की पहचान सामने आ पाए। लेकिन पुलिस भी उस मुजरिम को इतनी आसानी से बचने देने वाली नहीं थी। मौके पर मौजूद अफसर ने तुरंत आदेश दिए और 8 से 10 टीमों का गठन किया गया। हर टीम को अलग अलग दिशा में सुराग ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया। अब पूरा किशोरपुर गांव एक बड़े रहस्य और खौफ की गिरफ्त में था। सबसे पहले पुलिस ने वही किया जो ऐसी घटनाओं में सबसे जरूरी होता है। गांव के लोगों को बुलाकर बॉडी की पहचान करवाई गई, लेकिन नतीजा सन्न कर देने वाला था। किसी ने भी उस महिला को नहीं पहचाना।
हर कोई सिर हिलाकर चला गया, जैसे मानो ये रहस्य और भी गहरा हो गया हो। तब पुलिस ने एक नया रास्ता अपनाया। महिला के कपड़े और गहनों को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्टर तैयार किए गए। जिले ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी तस्वीरें वायरल कर दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस की टीमों ने 100 से भी ज्यादा गांवों में जाकर पूछताछ की, हर लापता महिला की लिस्ट खंगाली। इसी बीच तकनीक का सहारा भी लिया गया। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जगह जगह 1000 से ज्यादा पोस्टर्स चिपकाए गए। गांव से लेकर कस्बों तक हर जगह यह खबर फैल गई कि पुलिस एक गुमनाम महिला की तलाश कर रही है। लेकिन 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी हाथ खाली ही रहे। गांव वालों में चर्चा और डर बढ़ने लगा। कुछ कहने लगे कि यह कोई बड़ी साजिश है, तो कोई इसे बदले की कहानी मानने लगा। लेकिन पुलिस की जिद और मेहनत का इम्तिहान अभी बाकी था। और फिर ठीक छठे दिन सुबह थाने के दरवाजे पर एक शख्स हाथ में वही पोस्टर लिए खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल और आवाज कांप रही थी। उसने पुलिस अफसर से कहा, यह महिला कोई और नहीं, मेरी बहन है, रचना यादव। कुछ दिनों से वो घर से लापता थी। ये सुनते ही पुलिस की आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। तुरंत बॉडी के हिस्से उस शख्स को दिखाए गए। उसने रोते हुए हर एक टुकड़े को देखा और बिलखते हुए कहा, हाँ, ये मेरी ही बहन रचना है। अब पुलिस ने रचना के अतीत की परतें खोलनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का वो चेहरा सामने आया, जो बाहर से तो साधारण लगती थी, लेकिन भीतर गहरे तूफानों से भरी हुई थी। रचना यादव, जिसकी उम्र करीब 33 से 35 साल था, खूबसूरत, हंसमुख और जिंदादिल मिजाज की महिला थी। उसकी शादी पास के टीकमगढ़ जिले में हुई थी। मगर यह शादी उसके लिए खुशियों का दरवाजा नहीं, बल्कि शक और झगड़ों का सिलसिला बन गई। दरअसल रचना की खूबसूरती और मस्त मौला स्वभाव उसके पति को खटकने लगे। उसे हमेशा लगता कि रचना उसके भरोसे के काबिल नहीं है। शक की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि हर रोज का जीवन एक जंग बन गया। इसके बीच रचना ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन 5 साल बाद भी रिश्तों की कड़वाहट कम नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर रचना ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके का रास्ता पकड़ लिया और कानूनी तौर पर तलाक भी ले लिया। अब वो पूरी तरह से मायके में ही रहने लगी। यहीं उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन उसकी मुलाकात हुई शिवराज यादव नाम के युवक से, जो झांसी के टोडी फतेहपुर गांव के महबा का रहने वाला था। शिवराज ने जब पहली बार रचना को देखा तो मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। पहली ही नजर में दिल हार बैठा। और फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। मुलाकातें बढ़ी और रिश्ता गहराने लगा। जल्द ही ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल समझने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली और एक नया घर बसा लिया, जैसे उन्हें आखिरकार जिंदगी की असली मंजिल मिल गई हो। हालांकि शिवराज रचना की पहली शादी और तलाक की पूरी कहानी जानता था, मगर प्यार के नशे में उसने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और रचना को अपना लिया। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा, लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी को जल्द ही नए विवाद की ओर धकेल दिया। साल था 2023। अचानक रचना ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने न सिर्फ उसके रिश्ते की जड़ों को हिला दिया, बल्कि पूरे गांव में हलचल मचा दी। वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने ही पति शिवराज और उसके बड़े भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उसका आरोप था बेहद चौंकाने वाला। रचना का कहना था कि उसके जेठ यानी शिवराज के बड़े भाई ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। और हैरानी की बात यह कि इस पूरे मामले में शिवराज ने भी अपने भाई का साथ दिया। अब यह सच था या फिर महज रचना का आरोप, इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चौपाल पर बैठकर कानाफूसी करने लगे और हर घर में यही चर्चा होने लगी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। यहीं पर कहानी में एंट्री हुई गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल की। भले ही वो प्रधान पद से रिटायर हो चुका था, मगर उसका असर आज भी गांव में उतना ही गहरा था। उसकी पहुंच सीधे आला अधिकारियों तक थी और लोग मानते थे कि बिना उसकी राय के गांव में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। इसलिए जब यह खबर उसके कानों तक पहुंची तो वो खुद रचना से मिलने आया। उसके सामने बैठकर उसने ठंडी आवाज में कहा, सच सच बता, हुआ क्या था उस दिन। रचना ने सिर झुकाए हुए अपनी बात रखी, जबकि संजय पटेल की आंखें गहरी सोच में डूब गई। उसे लग रहा था कि यह मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। रचना ने भी संजय पर भरोसा जताया
और उसे पूरे मामले की बारीकियां बता दी। संजय ने गंभीर चेहरा बनाकर उसकी बात सुनी और फिर ठान लिया कि वो हर हाल में रचना का साथ देगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब केस गर्रोठा कोर्ट तक पहुंचा, तो गांव का ये पूर्व प्रधान, जिसने कभी पंचायत की बागडोर संभाली थी, अब खुद रचना की पैरवी करने लगा। उसने रचना से वादा किया, तू चिंता मत कर, मैं तेरा हर हाल में साथ दूंगा। चाहे खर्चा उठाना पड़े या वकील खड़ा करना पड़े, मैं सब करूंगा। बाहर से देखो तो ये किसी सामाजिक जिम्मेदारी जैसा लग रहा था, लेकिन भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल संजय का रचना के प्रति ये लगाव महज इंसानियत नहीं था, बल्कि उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठने का नतीजा था। धीरे धीरे संजय अपनी मदद का दायरा बढ़ाने लगा। कभी आर्थिक सहारा देता, कभी कोर्ट के बहाने रचना के साथ घंटों बिताता। रचना भी कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने संजय की नीयत को भांप लिया और हालात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता पनपा, लेकिन वक्त बीतते बीतते ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। गांव की नजरों से छुपकर, पर अपनी दुनिया में खुलकर, दोनों मिलते जुलते और अपने अपने डर और ख्वाहिशें साझा करने लगे। अब क्योंकि केस के सिलसिले में रचना को झांसी के कोर्ट के लगातार चक्कर लगाने पड़ते थे, तो इन बहानों ने उनके मिलने जुलने को और भी आसान बना दिया। इसलिए संजय ने रचना के लिए गुरसराय नाम की जगह पर एक घर का इंतजाम कर दिया। यहां रचना मानो रानी की तरह रहती, हर सुख सुविधा उसके पास थी। और जब भी मौका मिलता, संजय चोरी छिपे वहां आता और उसके साथ वक्त बिताता। हालांकि संजय उम्र में बड़ा था, 2 बच्चों का पिता भी था, मगर रचना की खूबसूरती और उसके साथ का आकर्षण इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। दोनों के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से अवैध हो चुका था। लेकिन ये रहस्य ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। धीरे धीरे संजय की पत्नी को उसकी करतूतों का पता चल गया। घर में तूफान खड़ा हो गया, झगड़े, चीखें और आरोप प्रत्यारोप। मगर संजय कोई आम इंसान नहीं था। राजनीति का पुराना खिलाड़ी, चालाक और धूर्त। उसने किसी तरह अपनी पत्नी को शांत कर लिया, समझा बुझाकर घर का माहौल फिर से संभाल लिया। लेकिन एक चीज उसने नहीं छोड़ी, रचना से मिलना जुलना। 2 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रचना गुरसराय के घर में और संजय कभी खुलेआम, कभी चोरी छिपे वहां आता रहा। उधर मुकदमा भी अपनी धीमी रफ्तार से चलता रहा। फिर आया 2 जून 2025, एक तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक खबर आई कि रचना का दूसरा पति शिवराज इस दुनिया से चल बसा। यह खबर सुनकर गांव हिल गया और रचना की जिंदगी भी। क्योंकि शिवराज के चले जाने के बाद अब रचना और संजय के रिश्ते पर एक नया साया मंडराने लगा था। जहां पहले उनका रिश्ता छुपा छुपा था, अब हालात उसे खुलासा करने की ओर धकेल रहे थे। शिवराज की मौत के बाद रचना को लगा कि उसकी जिंदगी से अब सबसे बड़ा अवरोध हट चुका है। अब वो खुलकर जी सकती है और संजय के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकती है। इसलिए उसने संजय से साफ शब्दों में कहा, अब रास्ते का कांटा हट चुका है, मैं अकेली जिंदगी नहीं जीना चाहती, तुमसे शादी करनी है। यह सुनकर संजय का चेहरा पल भर में उतर गया। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर तक खामोश रहा। फिर धीरे से बोला, रचना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन शादी वो नामुमकिन है। मैं पहले से शादीशुदा हूं। अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली, तो समाज में मेरी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। लोग उंगली उठाएंगे, मेरा सारा दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इस रिश्ते को ऐसे ही चलने दो। लेकिन रचना अब और समझौता करने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी आंखों में आंसू और गुस्सा भरकर कहा, मैं अब छुप छुप कर नहीं जी सकती। या तो शादी करो या फिर रिश्ता खत्म करो। यह बात संजय को भीतर से हिला गई। उसे लगा कि अगर रचना ने दबाव डालना जारी रखा, तो उसका राज और उसकी इज्जत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। और फिर आया 9 अगस्त 2025 का दिन। अचानक रचना कहीं गायब हो गई। न तो अपने परिवार से उसका कोई संपर्क हुआ और न ही संजय से मुलाकात। पूरा गांव अटकलों में डूब गया। रचना कहाँ गई, किसके साथ गई? लेकिन जब वो दुनिया के सामने फिर से आई, तो एक जिंदा इंसान के रूप में नहीं, बल्कि टुकड़ों में बंटी हुई लाश के रूप में। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर रचना की ये दर्दनाक हालत किसने की? इसी सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले रचना के भाई को बुलाया। उससे पूछा गया, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रचना का भाई बिना झिझके बोला, हाँ, मुझे संजय पर शक है। मुझे मालूम था कि रचना उससे शादी करना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों में काफी अनबन चल रही थी। ये नाम सुनते ही पुलिस की नजरें तेज हो गई।
पहले से ही संजय पर हल्का सा शक मंडरा रहा था, लेकिन अब तो मानो उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। पुलिस ने तुरंत संजय की मोबाइल लोकेशन खंगाली। नतीजा चौंकाने वाला था। 9 अगस्त की रात, ठीक उसी दिन जब रचना गायब हुई थी, संजय की लोकेशन कुएं के पास की मिली। अब सवाल और बड़ा हो गया। उसका घर कुएं से कई किलोमीटर दूर था, तो फिर वह रात के अंधेरे में वहां क्या कर रहा था? यह रहस्य और गहराता जा रहा था, और संजय पर शक की परछाई और गाढ़ी हो गई। पुलिस ने देर न करते हुए फौरन संजय के घर पर दबिश दी। वहां वह अपने परिवार और भतीजे संदीप पटेल के साथ मौजूद मिला। दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। शुरुआत में पुलिस ने नरमी दिखाई, मुलायम सवाल, सामान्य बातचीत। लेकिन संजय एक चालाक खिलाड़ी था। उसने हर सवाल को घुमाकर जवाब दिया। कभी चुप्पी साध ली, कभी मुद्दा बदलने लगा, जैसे वो हर हाल में सच से बचना चाहता हो। लेकिन पुलिस जानती थी, इतना बड़ा खेल अकेले खेलना आसान नहीं। जब पुलिस ने अपना लहजा बदलकर सख्ती दिखाई, तो संजय की सारी चालाकी ढह गई। वो कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने ही रचना को मारा है। इसमें मेरा भतीजा संदीप और मेरा एक जानकार प्रदीप अहिरवार भी शामिल थे। ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने तुरंत संजय और संदीप को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तीसरा आरोपी प्रदीप अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसकी तलाश में पुलिस ने चारों तरफ दबिश दी। यहां तक कि उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया, और कई टीमें उसे पकड़ने के लिए तैनात हो गई। कई दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने प्रदीप को घेर लिया। लेकिन प्रदीप भी कोई आम इंसान नहीं था। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा। पीछा बढ़ा, चेतावनी दी गई, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। प्रदीप के दाहिने पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह पुलिस ने उसे जद्दोजहद के बाद काबू कर लिया और हिरासत में ले आई। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आखिर संजय का साथ संदीप और प्रदीप ने क्यों दिया? प्रदीप कौन था और रचना को मारने की असल वजह क्या थी? जब पुलिस ने इन तीनों को अलग अलग पूछताछ के लिए बैठाया और सच्चाई जाननी चाहिए, तो धीरे धीरे एक दर्दनाक कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, वासना और धोखे ने मिलकर रचना की जिंदगी को खून में डुबो दिया था। दरअसल रचना का शादी का दबाव संजय के लिए अब गले की फांस बन चुका था। वो हर दिन बेचैन रहने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने रचना से पिंड नहीं छुड़ाया, तो उसका घर, परिवार, इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच 6 अगस्त को अचानक रचना की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि उसे पीरियड के दौरान असामान्य रूप से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। हालत नाजुक देखकर संजय घबरा गया और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2 दिन इलाज चला। जब डॉक्टरों ने स्थिति में सुधार देखा, तो 8 अगस्त को उसे घर ले जाने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज का वक्त आया, रचना ने संजय की ओर देखा और ठान कर कहा, मैं सीधे घर नहीं जाऊंगी, अब सीधा कोर्ट चलो, वहीं हमारी शादी होगी। ये सुनते ही संजय का दिल मानो बैठ गया। उसने रचना को बहुत समझाया, अभी तू कमजोर है, बाद में सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। पर रचना अपने फैसले पर अटल रही। थक हार कर संजय उसे वही अस्पताल में छोड़कर चला आया। वो जान चुका था कि अब रचना किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। उस रात संजय के दिमाग में एक ही ख्याल घूमता रहा, अगर ये औरत ऐसे ही शादी की जिद करती रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी डर और झुंझलाहट में उसने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान, भतीजे संदीप पटेल निवासी बिझौली, झांसी को बुलाया। उसने उसे बैठाकर सारी परेशानी खोल दी। संजय ने भारी आवाज में कहा, मैं पिछले 2 सालों में इस औरत पर 20 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, लेकिन अब भी ये शादी के लिए जिद कर रही है। ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, और अगर मानी नहीं तो मेरी बर्बादी तय है। संदीप चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी खामोशी में आने वाले तूफान के संकेत छिपे थे। पूरी बात सुनने और समझने के बाद संदीप ने गहरी सांस ली और संजय से कहा, चाचा, अब एक ही रास्ता बचा है, रचना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। संजय उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे वो वही सुन रहा हो जो उसके दिल में पहले से पल रहा था। तब संदीप ने आगे बताया कि इस काम में उनका साथ देगा प्रदीप अहिरवार। दरअसल कुछ समय पहले संदीप ने भी एक लड़की की हत्या की थी, जिसके जुर्म में वो जेल गया था। वहीं जेल में उसकी मुलाकात प्रदीप से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी, बेरहम, चालाक और निर्दयी। यही वजह थी कि जेल की सलाखों के पीछे उनकी गहरी दोस्ती हो गई। वक्त बीता,
सजा पूरी हुई और रिहाई के बाद ये दोनों बाहर आकर खुलेआम मजे की जिंदगी जीने लगे। जब संदीप ने प्रदीप के बारे में संजय को बताया तो संजय ने बिना देर किए हामी भर दी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रचना का खात्मा। संदीप ने प्रदीप से मुलाकात की और उसे पूरा प्लान समझाया, कैसे और कब काम करना है। प्रदीप ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसकी आंखों में पैसों और कामयाबी का लालच साफ झलक रहा था। योजना तय हो गई, अब बारी थी इसे अंजाम देने की। और फिर आया 9 अगस्त 2025 का दिन। तीनों, संजय, संदीप और प्रदीप, अस्पताल पहुंचे जहां रचना भर्ती थी। संजय को देखते ही रचना के चेहरे पर उम्मीद की चमक दौड़ गई। उसने हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी यहीं से कोर्ट चलो, वहीं जाकर हमारी शादी होगी, वरना मैं इस अस्पताल से बाहर कदम नहीं रखूंगी। उसकी ये जिद अब आखिरी बार थी, एक ऐसी जिद जो उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। संजय ने रचना की आंखों में देखते हुए मीठे लहजे में कहा, ठीक है, मैं मान गया, चलो कोर्ट चलते हैं, लेकिन पहले जरा बाहर की हवा खा लो। तुम्हें हॉस्पिटल में रहते हुए कई दिन हो गए हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। रचना को यह बात बेहद सच्ची और प्यारी लगी। उसे लगा कि संजय वाकई अब शादी को लेकर गंभीर हो गया है। उसने बिना कोई शक किए हामी भर दी और संजय के साथ कार में बैठ गई। प्लान के मुताबिक संदीप और प्रदीप आगे की सीट पर बैठे, जबकि संजय ने रचना के साथ पीछे की सीट संभाली। इस तरह उनकी साजिश का पहला पड़ाव पूरा हो गया। रचना अब पूरी तरह उनके कब्जे में थी। सफर शुरू हुआ। रास्ते भर संजय उसे प्यार और भरोसे की बातें करता रहा ताकि रचना को कोई शक न हो। करीब 70 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग लहचूरा बांध के पास पहुंचे। ये जगह सुनसान थी, चारों तरफ पानी और जंगल, और पास ही एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। यही संजय की नजर अचानक एक शराब की दुकान पर पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई और संदीप व प्रदीप को अंदर भेजा। थोड़ी ही देर में वे बोतलें लेकर लौटे और सबने वही गाड़ी खड़ी करके शराब पीनी शुरू कर दी। बोतलें खुली, ठहाके गूंजे और रचना को यह सब एक मस्ती भरा मूड चेंजिंग टूर जैसा लग रहा था। लेकिन हकीकत में तीनों उसकी मौत का वक्त गिन रहे थे। असल में शराब पीने का मकसद सिर्फ टाइम पास करना था। वे दिन ढलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा घिरता उनके लिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना आसान हो जाता। रचना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस संजय को वो अपना सब कुछ मान बैठी है, वही उसकी सांसें छीनने वाला है। लहचूरा बांध के पास रात गहराने लगी थी। गाड़ी के अंदर का माहौल अचानक तनाव से भर गया। प्रदीप की बातों ने रचना को भड़का दिया था और अब वो लगातार संजय से जवाब मांग रही थी। संजय, सच बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? रचना की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। संजय ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, प्रदीप सही कह रहा है रचना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही रचना का दिल चीर गया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा दोनों उतर आए। वो चिल्लाई, तुम धोखेबाज हो, इतने साल मेरा इस्तेमाल किया और अब साफ मुंह फेर रहे हो। रचना के शब्द तीर की तरह संजय के अहंकार में चुभ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। रचना बार बार उसे कोसती रही और संजय का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। गुस्से में तमतमाया संजय अचानक आगे झपटा और रचना का गला कसकर पकड़ लिया। रचना हाथ पैर मारती रही। संदीप और प्रदीप पीछे से चुपचाप तमाशा देखते रहे। गाड़ी के अंदर कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। रचना की सांसें तेज हो रही थी, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें बाहर निकलने लगी। लेकिन संजय का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने पकड़ ढीली नहीं की। वो दबाता रहा, जब तक कि रचना का शरीर बिल्कुल ढीला न हो गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उसका जिस्म अब निस्सहाय पड़ा था और गाड़ी के भीतर चारों तरफ खामोशी का बोझ छा गया था। संजय, संदीप और प्रदीप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की, पर वक्त उन्हें मजबूर कर रहा था। अब लाश से पीछा छुड़ाना ही उनकी पहली जरूरत थी। उन्होंने जल्दी जल्दी पास पड़ी रस्सियों से रचना के निर्जीव शरीर को कसकर बांधा और उस पर भारी पत्थर लाद दिए, ताकि अगर पानी में फेंका भी जाए तो वो कभी ऊपर न तैर सके। गहरी रात, सुनसान जंगल और पानी की हल्की हल्की आवाज, माहौल पहले से ही दहशत से भरा था। तीनों ने मिलकर लाश को खींचते हुए बांध के किनारे ले जाना शुरू किया। बस अभी कुछ ही पल में वो अपने काले राज को पानी की गहराई में दफना देने वाले थे। लेकिन तभी
दूर से आती पुलिस की जीप की हेडलाइट्स ने उनके होश उड़ा दिए। एक पल में उनके शरीर से पसीना छलक पड़ा। अब क्या करें? प्रदीप फुसफुसाया। जल्दी बॉडी को डिग्गी में डालो, संजय ने घबराते हुए आदेश दिया। तीनों ने रचना के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बदल दिया और तुरंत उसे गाड़ी की डिग्गी में ठूसकर वहां से फरार हो गए। सड़कें सुनसान थी। इंजन की घरघराहट और उनकी धड़कनों की आवाज आपस में घुल गई थी। काफी दूर निकलने के बाद ये लोग लखेरी बांध पर पहुंचे। यहां माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ गहरा अंधेरा, बस कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी। तीनों ने राहत की सांस ली और बॉडी को बाहर खींचने ही वाले थे कि अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई। कौन है वहां? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? ये आवाज लखेरी बांध के गार्ड की थी। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे इन तीनों पर पड़ी और फिर उनके चेहरे से खौफ साफ झलकने लगा। रचना की मौत के बाद ये तीनों हैवानियत की हदें पार कर चुके थे। लखेरी बांध पर गार्ड की मौजूदगी ने इन्हें बुरी तरह हिला दिया था। दिलों की धड़कनें तेज थी। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी तरह लाश से पीछा छुड़ाना है। वे गाड़ी दौड़ाते हुए खजूरी नदी की तरफ पहुंचे, लेकिन किस्मत जैसे उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। यहां भी एक गार्ड मौजूद था। गार्ड की परछाई देखते ही संजय के माथे पर पसीना छलक आया। अब अगर यहां पकड़े गए तो सब खत्म। संजय बुदबुदाया। संदीप और प्रदीप की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी संजय ने तुरंत नया प्लान सुझाया। हम अपने गांव महबा से 5 किलोमीटर दूर किशोरपुर के कुएं में इसे फेंक देंगे। पर ऐसे नहीं, इसके टुकड़े करने होंगे। सर और पैर भी अलग छुपा देंगे ताकि कोई पहचान न पाए। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर रात की खामोशी में गाड़ी कुएं की तरफ बढ़ने लगी। कुएं के किनारे पहुंचकर एक बार फिर खामोशी छा गई। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और अंधेरे का साया था। ये तीनों मिलकर रचना की बॉडी के 7 टुकड़े कर देते हैं। हर टुकड़े को अलग अलग बोरियों में भरकर कुएं की गहराई में फेंक दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सबसे अहम हिस्सा, यानी रचना का सर और पैर, संजय ने इन्हें भी एक अलग बोरी में कसकर भरा और गाड़ी से दूर ले जाकर लाखेरी नदी में फेंक दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि अब पुलिस कभी भी इस लाश की पहचान नहीं कर पाएगी और वे सब बच निकलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कितनी भी चालाकी कर लो, अपराध का सच कभी छिप नहीं पाता। पुलिस ने तफ्तीश दर तफ्तीश करते हुए आखिरकार इन्हें पकड़ ही लिया और अब तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, मुश्ताक के परिवार के लिए ये बहुत सही हुआ। ऐसे मुजरिमों के लिए और भी कड़ी सजा होनी चाहिए। मैम बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमन कौर मैम ने कमेंट किया है, हेलो जी मैम, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, लक्ष्मी एंड जितेंद्र शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, अनीता को ये क्या सूझा, अब जेल में रोमांस लड़ाओ। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ और साथ ही बच्ची भी खामखा में मारी गई। मैम वाकई बहुत दुखद अंत है। इतनी मासूमियत की इतनी बेवजह मौत बहुत ही कष्टदायक है। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, हत्यारों ने मासूम पीहू की हत्या क्यों की? उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? घोर कलयुग सच में चल रहा है। सर ये वास्तव में बेहद दर्दनाक है। मासूम बच्ची के साथ हुए इस अत्याचार को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच में कलयुग का ये चेहरा बहुत ही भयावह है। हमें अपने समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जागरूक और संवेदनशील रहना होगा। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, दिमाग शॉक हो जाता है ऐसी सच्ची हत्या सुनकर और देखकर। मैम सच में कभी कभी सुनकर या देखकर विश्वास ही नहीं होता कि इंसान इतनी क्रूरता कर सकता है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
चांदनी शाही जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्मितल जी ने कमेंट किया है, अपने ही हाथों पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उस मासूम बच्चे पर क्या बीती होगी, ये सोचकर भी सिहरन सी दौड़ जाती है। मैम सच में, अपने ही हाथों किसी परिवार का बर्बाद होना बेहद दर्दनाक है। उस मासूम बच्चे की तकलीफ का अंदाजा लगाना भी डरावना और दिल दहला देने वाला है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। देविका दुबे जी ने कमेंट किया है, मैं तो हमेशा सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, आप बस नाम नहीं लेते। मैम एक दो बार आपका कमेंट पढ़ा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपकी इतनी एंगेजमेंट देखकर अच्छा लगा, अब नाम भी लेने की कोशिश करूंगा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक कुमार जी ने कमेंट किया है, एक पल के लिए शिक्षक को भूल जाइए भाई, लेकिन प्रेम करके शादी करने के बावजूद भी इस महिला के हाथ हत्या करने में नहीं कांपे। सर सच में यह बहुत ही गंभीर और हैरान कर देने वाली बात है। प्यार और शादी का नाम लेकर भी किसी का हाथ किसी पर जानलेवा वार करने में नहीं झिझकता, ये सोचने वाली बात है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सत्यनारायण लहरे जी ने कमेंट किया है, क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, ये इंसानी फितरत है। सर सच है, पद या स्थिति कोई मायने नहीं रखती, इंसानी फितरत कभी कभी हर किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीनास जी ने कमेंट किया है, वीरू ने गलती की कि जब उसे अनीता की आशिकी का पता चल गया था तो उसी वक्त उसे उस औरत को छोड़ देना चाहिए था। मैम बिल्कुल सही कहा, अगर वीरू ने उस वक्त फैसला ले लिया होता तो बाद की तकलीफों से बच सकता था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अलखजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, जब गृह स्थिति खराब होती है तब अच्छे भले की मानसिकता खराब हो जाती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भारत सिन्हा बहडोरिया जी ने कमेंट किया है, डोमेस्टिक वायलेंस इज कमिटेड बाय हर हस्बैंड एंड शी किल्ड हिम एज महात्मा गांधी इज डाइड। Sir, I understand. So you're saying that after enduring domestic violence from her husband, she ended up killing him, similar to how Mahatma Gandhi was killed. संगीता सर्वदे जी ने कमेंट किया है, शिक्षा से विचारों में परिवर्तन होता है, पर यह तो एक जिंदगी ही खत्म की, वो भी शिक्षा की पात्र है। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि सोच और जिंदगी को भी बदल देती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, एक प्रिंसिपल होकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कर चुके हैं और सबूत मिटाने के लिए मासूम बच्ची की मदद ली, जिससे बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग गया। उनके पति अध्यापक थे और पत्नी प्रिंसिपल। यह भी संभावना है कि पति का शराब पीना पत्नी के चरित्र या उनके बीच के झगड़े और मारपीट का परिणाम हो, क्योंकि आमतौर पर कोई बिना किसी कारण के झगड़ा या हिंसा नहीं करता। सर अगर यह सच है तो बच्चों और मासूमों को अपराध में फंसाना और उनके भविष्य को खतरे में डालना निंदनीय है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विनोद राजपूत जी, आशु लस्कर जी, जहीर डॉन जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, प्रतिमा आर्यल जी, जफर खान जी, गणेश सौद जी, राहुल जयकर जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।